जब आपकी शादी हो जाए और आपके पति से आपको प्यार ना हो पाए, तो आपकी ज़िंदगी जिस तरह से कंधे पे बोझ रख कर के इंसान घूमता है, घुट-घुट के चलता है, उसी तरह से ज़िंदगी भी मरे के समान लाश बन कर के रह जाती है। आज हम बात करेंगे ऐसी शादी की जिसमें ना प्यार था, ना लगाव था, ना किसी प्रकार का विश्वास था। वो कौन प्यार है? बबीता कुमारी होती हैं प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की रहने वाली होती हैं और उनकी शादी हो जाती है सलोन के रहने वाले विनोद गुप्ता। विनोद गुप्ता एक एक्सपोर्ट हाउस में काम करते हैं दिल्ली के अंदर रह करके, ओखला इंडस्ट्री में। वो जो भी कमाते हैं 15,000 20,000 सब कुछ वो अपनी बीवी को देते हैं। जो मम्मी मांगती है मम्मी को देते हैं, जो छोटे भाई मांगते हैं छोटे भाई को देते हैं। लेकिन किसी तरह से भी विनोद गुप्ता बबीता को सुहाता नहीं था। बबीता जब भी विनोद को देखती थी जूड़ी चढ़ जाती थी। जब भी विनोद को देखती थी कांपने लगती थी। विनोद को देख करके उसका पूरा गुड़ गोबर हो जाता था, क्योंकि बबीता के दिल में इतना भी अपने पति से प्यार नहीं था। दोस्तों, बबीता की 2025 में अप्रैल में शादी होती है सलोन, रायबरेली के सलोन के रहने वाले विनोद गुप्ता से। लेकिन ये ससुराल तो आ जाती हैं, लेकिन किसी तरह से घुट घुट करके 15 दिन रह करके मायके चली जाती हैं। प्रतापगढ़, अजहारा लालगंज, वहीं की रहने वाली बेल्हा गांव की बबीता रानी, बबीता कुमारी गुप्ता अपने पापा और अपने मम्मी के साथ रहने लगती हैं। इस तरह से क्या होता है, एक दिन खबर आती है कि बबीता जी प्रेग्नेंट हैं। बबीता अपनी मम्मी से कहती हैं कि मम्मी जी, अभी मैं थोड़ा सा मेरे पेट में दर्द भी है और अभी मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं लौट के खाना खाऊंगी। मैं जा रही हूँ लालगंज। लालगंज में डॉक्टर को दिखाऊंगी, मेरे पेट में दर्द है, क्या प्रॉब्लम है, बच्चा सही है या नहीं है, मैं कुछ चेकिंग करवा के आती हूँ। मम्मी कहती हैं, मम्मी बूढ़ी होती हैं, मम्मी कहती हैं बेटा तुम्हारे साथ मैं नहीं जा सकती, तुम सीधे से जाना और सीधे से आना। समय माहौल बहुत ख़राब है। जो पारसनाथ गुप्ता होते हैं वो दुकान भी करते हैं, खेती किसानी भी करते हैं, 2 जोड़ी बैल भी रखते हैं, 2 जोड़ी गाय भी रखते हैं। इस तरह से पारसनाथ खेत चले जाते हैं, बबीता लालगंज चली जाती हैं। बबीता लालगंज में जाती हैं, शाम तक बबीता का फ़ोन नहीं आता है, ना तो बबीता कभी आती हैं। अब बहुत तेज़ से, बहुत टेंशन में पारसनाथ बड़े परेशान होते हैं। फ़ोन लगा लगा करके अड़ोसी में पड़ोसी में पूछ पूछ करके, लालगंज में जान पहचान जिसकी होती है उसको पूछ पूछ के परेशान हो जाते हैं, लेकिन कहीं भी कोई सुराग नहीं मिलता है। सेम इसी तरह से बबीता दूसरे दिन भी ढूंढी जाती हैं, सुबह से लेकर के दोपहर 2 बजे तक। अब पारसनाथ बहुत परेशान हो जाते हैं, पुलिस में जाते हैं। वहीं पे पुलिस, लालगंज के थाने की पुलिस होती है, वो भी आती है, बबीता को ढूंढती है, पूरा हॉस्पिटल ढूंढ लेती है, पूरी गली ढूंढ लेती है, पूरी जहाँ जहाँ दुकानों में जाती थी चूड़ी बिंदी लेती थी, जहाँ भी जाती थी वो ढूंढ लेती है। बबीता कहीं भी नहीं मिलती है। पुलिस भी हैरान होकर के घर लौट जाती है। अब मियाँ बीवी दोनों, पारसनाथ और पारसनाथ की बीवी के घर में छाती पे पीट पीट के रोने के सिवा कुछ नहीं था। लेकिन दूसरे दिन 17 मार्च 2026 को पुलिस का फ़ोन आता है कि आप आ जाइए, यहाँ पे एक बॉडी मिली है। एक्चुअली 17 मार्च को सुबह ही पुलिस के थाने में फ़ोन जाता है कि वहीं पे एक संग्रामपुर थाना के पास इंदिरा सहायक नदी है। इंदिरा सहायक नदी बताना चाहूँगी, इस तरह से गंगा नहर से निकली हुई है और गंगा नहर से भी चौड़ी है और इतनी गहरी है कि उसमें 10 हाथी भी डूब सकते हैं। इंदिरा सहायक नदी प्रतापगढ़ से लेकर के फिर इलाहाबाद से लेकर के उधर से होती हुई चली गई है। बताना चाहूँगी दोस्तों, जब ये लोग जाते हैं वहाँ पे देखते हैं तो ये बबीता की लाश निकलती है। पुलिस देखती है तो गले पे निशान था, नाक से खून उन भी हल्का फुल्का लगा हुआ था जो सूख करके बिल्कुल लकड़ी हो गया था, और उस लाश भी हल्की फुल्की एकदम बिल्कुल काली हो गई थी, फूल रही थी हल्की फुल्की, क्योंकि 2 ही 2.5 दिन तो हुए थे, लाश तो 5-6 दिन में फूलती है। तो जब बबीता की मम्मी और पापा लाश देखते हैं, बेटी की सुंदर सी, प्यारी सी, लंबी सी, गोरी सी, क्यूट सी बेटी,
जो कि महज अभी 22 साल की एज थी। इस हाल में देखते हैं तो मम्मी बेहोश हो जाती है। गांव के लोग सब परिजन उसे संभालते हैं, उसे गले लगाते हैं, चुपकारते हैं, लेकिन वो बार बार बेहोश हो रही थी। पापा भी छाती पीट रहे थे कि अभी तो मैंने शादी की है और अभी ये क्या हो गया। इस तरह से पापा भी छाती पीटते हैं। दोस्तों, उसके बाद क्या होता है आपको मैं बताना चाहूँगी। जब पोस्टमार्टम से रिपोर्ट आती है तो उसमें दिया गया होता है कि इसको किसी मार करके, पीट करके, इसके साथ गलत काम कर करके और गले को दबा करके मारा गया है। इसको रस्सी में हाथ पैर बांध करके इस तरह से नदी में फेंका गया है, सॉरी नहर में फेंका गया है। लेकिन जब 3 दिन हो जाते हैं तो उस लाश फूलती है थोड़ा सा तो ऊपर आ जाती है। इस तरह से अब पुलिस आती है और उनको चुप कराती है, कहती होनी तो होके रहती है। कुछ ना कुछ चालसाजी चल रही है, कुछ ना कुछ प्लानिंग चल रही है जो कि आपको नहीं पता है। आप लाइन बाय लाइन अपने दुश्मनों का नाम बताइए। पारसनाथ कहते हैं और पारसनाथ की बीवी कहती हैं कि ना तो मेरा कोई दोस्त है, ना तो कोई मेरा दुश्मन। हम लोगों को इतना टाइम नहीं है कि हम पड़ोस में निकल करके बैठ करके बात कर सके। बेटी भी हमारी घर में रहती थी, किसी से लेना नहीं, किसी से देना नहीं, बस टीवी देखती थी, अपने काम करती थी। बेटी भी हमारी किसी से कोई मतलब नहीं रखती थी। जिनके साथ पढ़ती थी उनका कभी कभार फ़ोन आ जाता था, इससे अलावा मेरी बेटी का कोई चक्कर नहीं था। रही मेरे दामाद की बात, मेरा दामाद दिल्ली में रहता है, 12 से 15 घंटे की ड्यूटी करता है, बहुत सज्जन है, बहुत मेहनती है। अब हम किस पे शक करें। पुलिस क्या करती है, बबीता का नंबर लेती है, कॉल चेक कराती है तो एक नंबर मिलता है। वो नंबर क्या होता है, 2.5 साल से बबीता बराबर वीडियो कॉल चैटिंग, यहाँ तक कि उस पर बहुत सारे मैसेज भी मैसेंजर पे गए थे। पुलिस पूछती है क्या तुम अनुज कुमार को जानते हो, तो पारसनाथ कहते हैं मैं अनुज को नहीं जानता हूँ। जब अनुज कुमार का एड्रेस निकलवाया जाता है नंबर के द्वारा, आधार कार्ड के द्वारा, तो जब अनुज कुमार की दुकान मिलती है तो वहाँ पे अनुज कुमार गायब रहता है। जब दुकान पे जा कर के मालिक से पूछा जाता है तो मालिक कहते हैं यहीं पे पीछे भदोही नाम का एक छोटा सा पुरवा है, वहीं पे अनुज रहता है। अनुज के घर जाते हैं, अनुज के घर में जाके देखते हैं तो ताला लगा हुआ है, अनुज घर से गायब है। यानी कि अनुज अपने पूरे परिवार को लेकर के किसी रिश्तेदार के घर चला गया था। इतना सातिर दिमाग का। अब पुलिस को बहुत हैरानी होती है कि अब इसको कहाँ ढूंढें। किसी तरह से पुलिस इधर उधर से मुखबिर लगाती है, मुखबिर लगा करके उनके कॉल के द्वारा कॉल ट्रेस करती है। पता चल जाता है कि वहीं पे थोड़ी दूर में संग्रामपुर में बाजार में ये छुपा हुआ है, वहीं पे किसी रिश्तेदारी में छुपा हुआ है। अब पुलिस पूरी तरह से जा करके छापा मारती है और अनुज को पकड़ के लाती है। अनुज को पकड़ के लाती तो अनुज बताता है हाँ 2.5 साल से हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन बबीता ने तो अपनी शादी कर ली दूसरी जगह और मेरे मम्मी पापा ने मेरी तय कर दी दूसरी जगह। मैं तो बहुत तैयार था शादी करने को, लेकिन बबीता ने तो किया ही नहीं। इतनी बात बताते पुलिस को, देखो पुलिस को गुमराह आप कर नहीं सकते। पुलिस आंखों में झांकती है, आंखों में झांक करके आपके मनोभाव को पढ़ लेती है। पुलिस बात अगर चाह जाए तो समुंदर के नीचे से आपके सच को निकाल सकती है, चाह जाए तो। वैसे भी यूपी की पुलिस उतना ज़्यादा अब काम नहीं करती है, बाबा का राज है और वहाँ चलती है गुंडई, मैं बताती हूँ। लेकिन पुलिस को पता नहीं क्यों आया, ममता पे दया आ गई, पुलिस ने उसको उठा के थाने में ला करके 3rd डिग्री का जब चार्ज दिया तब बताता है अनुज हाँ 2.5 साल से हम प्यार करते थे। जब इनकी शादी तय हुई थी तो इन्होंने मुझसे कहा था मेरे से शादी कर लो, मेरे पापा से बात करो, मेरे मम्मी से बात करो, लेकिन मैंने मम्मी पापा से नहीं बात किया क्योंकि मुझे डर लगता था। तो उसके बाद फिर तो बोले मैंने ये कहा कि तुम शादी करके चले जाओ, शादी करने के बाद हम तुमसे प्यार करते रहेंगे। बबीता बार बार मैसेज करती थी, बार बार फ़ोन करती थी कि मेरा पति मुझे अच्छा नहीं लगता है, मेरे पति के साथ मुझे बदबू आते हैं, मेरे पति के साथ मेरे जूड़ी आते हैं, मेरे पति के साथ मेरा रात दिन बर्बाद हो जाता है, इस आदमी के साथ मैं कतई नहीं रह सकती। अनुज मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ रहूँगी, तुम्हारे साथ ज़िंदगी काटूंगी, नमक रोटी खिलाओगे नमक रोटी खाऊंगी, अगर तुम मारोगे तो मैं मार भी खा लूँगी, मुझे इस आदमी के साथ विनोद गुप्ता के साथ नहीं रहना है। दोस्तों इस तरह से बार बार वो संतावना देता कि देखो अब कुछ नहीं हो सकता। इस तरह से अभी
ममता 1 महीने पहले अपने मायके आती है, यानी कि फरवरी में अपने मायके आती है और मायके में आकर के बार बार अनुज से मिलती है। मिल करके बार बार बहस करती है कि मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो। अनुज कहता है शादी तो मैं कर लेता, लेकिन तुम प्रेग्नेंट क्यों हो गई इतनी जल्दी। यानी शादी के पहले टरकाता गया, शादी के बाद टरकाता गया, अब बहाना प्रेग्नेंट का बना दिया। तब पुलिस और गुदा मारती है, घूंचा मारती है कि अब बता। तब वो कहते हैं कि सर तो ये आई हमारे हॉस्पिटल, उसमें आई 15 तारीख को मेरे माँ दुकान पे आ जाती है। दुकान पे आकर के मेरे से डायरेक्ट कहती है कि घूमने चलो। हम मंदिर जाते हैं, वहाँ पे मेरे से अंधाधुंध लड़ाई करती है। लड़ाई करते करते ये मेरे को खींच के थप्पड़ मार देती है। थप्पड़ मार देती है, मेरे नाक से खून निकल आता है। मेरे को तब क्रोध आता है कि तुझसे मैं शादी करूँगा। एक तो तू शादीशुदा, ऊपर से तू बच्चा लेके पेट में बैठी है, ऊपर से तुम्हारा पति खुद ऑलरेडी, और उसके बावजूद तू अपने पति की नहीं तो मेरी कहाँ से होगी। इतने से मुझे क्रोध आ जाता है। उसी वक्त मैंने ठान लिया है कि मैं इस महिला को ख़त्म कर दूंगा। इसने सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा। सब लोग वहाँ पे देख के हैरान हो गए थे। उस अपमान को मैं सह नहीं पाया और इसलिए मैंने प्लान बनाया, इस महिला को मैं नहीं छोड़ूंगा। बताता है अनुज। फिर मैंने इसको कहा चलो हम आज के आज शादी करते हैं। उसके बाद 15 मार्च को वहाँ से आते हैं, अपने दुकान की बेसमेंट में लेके जाते हैं, वहाँ बिठा देते हैं और अनुज कहते हैं कि तुम बैठो, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ बनाता हूँ। वो बैठ जाती है। वो समझ जाती है कि एक थप्पड़ ने इसका दिमाग सही कर दिया। अभी मुझसे शादी भी करेगा, मेरे साथ रहेगा भी, और मुझे ए विनोद गुप्ता नाम का जो चिड़िया मिला है इससे छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि अनुज महाशातिर बंदा है। वो क्या करती है, बैठी रहती है, बैठे बैठे उसे नींद आने लगती है। अनुज आता है, कहता है कि तुम कोल्ड ड्रिंक पी लो। कोल्ड ड्रिंक में अनुज ने दवाई डाल दी थी जिससे ये बेहोश हो जाए, लेकिन वो कहती है कि कोल्ड ड्रिंक डॉक्टर ने मना किया है, मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकती, मुझे बुखार आ रहा है। इतना सुनते ही अब अनुज का दिमाग और खनक जाता है। अनुज कहता है कि तुम कोल्ड ड्रिंक नहीं पियोगी, अच्छा फिर क्या लाऊं तुम्हारे लिए। उसी वक्त गोदाम में पीछे एक तार पड़ा होता है। अनुज की अपनी दुकान होती है, गोदाम में सामान भरा होता है इलेक्ट्रीशियन की। अनुज एक अच्छा इलेक्ट्रीशियन होता है और कम से कम महीने का ₹1,00,000 कमा लेता है। अनुज क्या कहता है, ठीक है तुम नहीं पियोगी। पीछे जाता है, एक लाल कलर का वायर लेता है, वायर को उठा करके पीछे से गले में डालता है और दबा देता है। ये वहीं पे छटपटा करके मर जाती है, वहीं पे छोड़ देता है। उसके बाद रात को 12-1 बजे निकलता है। रात को 12-1 बजे अपनी गाड़ी के डिग्गी में इनको डालता है और सीधे गाड़ी चलाता हुआ लेके चला जाता है। संग्रामपुर के थाने से कम 5 किलोमीटर आगे सहायक, जहाँ पे नहीं आदमी होते हैं, जहाँ पे आवागमन नहीं होता है, इंदिरा सहायक नहर में इनको फेंक देता है। 2 दिन तक इनकी बॉडी नीचे दबी रहती है। उसके बाद जब फूलती है तो ऊपर आती है। तो पुलिस को फ़ोन आता है कि यहाँ पे एक बॉडी पड़ी है। जब पुलिस SDRF और वीडियो के द्वारा और अपने उनके द्वारा जाती है, गोताखोरों के द्वारा बॉडी निकालती है, औंधे मुंह बॉडी पड़ी थी, तब देखती है, फोटो से मिलाती है तो वो बबीता कुमारी की बॉडी निकलती है। दोस्तों पुलिस फ़ोन करती है पारसनाथ को, कहती है जल्दी से आ जाओ, तुम्हारी बेटी मिल गई है। पारसनाथ को पता था कि बेटी कहीं थी, ऐसे मिल गई, लेकिन जब बेटी की लाश देखते हैं और पारसनाथ बेहोश होकर बार बार गिर जाते हैं। जब पारसनाथ को ये पता चलता है कि बेटी हमारी 2.5 साल से अनुज कुमार के बंदे के नाम से बात करती थी और प्यार में उनके घुली हुई थी और उन्हीं के साथ जीना चाहती थी, तो छाती ठोकने लगते हैं। अनुज कुमार के पापा और जो बबीता कुमारी के पापा हैं, दोनों गले लग के मिल के रोने लगते हैं। बोलते हैं कि समाज की ये बेईमानी और बदनामी और हमारा भारत इसी तरह से लोगों को खा जाएगा। अनुज कुमार के पिता कहते हैं अगर बेटा मेरा एक बार मुझसे कहता तो मैं बबीता से शादी कर देता। पारसनाथ कहते हैं अगर मेरी बेटी एक बार भी कहती, शादी के बाद भी कहती, अभी परसों भी कहती, तो मैं बेटी को मरने नहीं देता, मैं शादी कर ही देता। लेकिन दोस्तों मैं बताती हूँ ये शादी क्यों नहीं हो पाई। आज के बच्चे माँ से लड़ते हैं, माँ को गाली भी देते हैं, माँ को बहुत ज़्यादा बदनाम भी कर देते हैं, कभी कभी माँ को छोड़ देते हैं, अनाथ आश्रम में छोड़ देते हैं, कभी कभी माँ को मारते भी हैं और कभी कभी माँ को घर से निकाल देते हैं। लेकिन क्या वो प्यार करते हैं तो माँ से नहीं?
बता सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अनुज बता भी सकता था, लेकिन अनुज ने सिर्फ टाइम पास किया था, अनुज ने सिर्फ टाइम निकाला था, अनुज ने शरीर का यूज किया था, अनुज ने सिर्फ इंजॉय किया था। अनुज के दिल में बबीता के लिए, शादी के लिए कोई जगह ही नहीं थी। अनुज का एक दूसरी लड़की से शादी करने का मन था और बबीता से टाइम कट करके अपना टाइम काट करना था। पैसा था, पैसे का भूत नशा दिल पे चढ़ा हुआ था। उसको बबीता गरीब घर की लगती थी, ये लाख रुपए कमा लेता था, तो इससे लगता था कि मेरी बहुत बड़े घराने से और बहुत पढ़ी लिखी लड़की से, और हो सकता है कि मेरे को सरकारी नौकरी वाली भी कोई लड़की मिल जाए, जैसा कि SC/ST एक्ट में, और जैसा कि आरक्षित लोगों को नौकरी भी खूब जल्दी मिल रही हैं। तो प्रतापगढ़ में बहुत सारी लड़की टीचर में लग रही हैं, नर्स में लग रही हैं, बहुत सारी रेलवे में लग रही हैं, पुलिस में लग रही हैं, फौज में लग रही है। इस वजह से उन्होंने सोचा था, उसके दिमाग में ख्वाब था कि मैं बैठे बैठे अगर इतनी बड़ी दुकान से 1 लाख कमा लेता हूँ तो मेरे को हो सके तो टीचर या पुलिस में लड़की मिलेगी। बबीता कुमारी किसान की बेटी को वो क्या करता। बबीता सुंदर थी, दिल लग गया, प्यार हो गया तो शरीर को यूज कर लिया, लिविंग में रहने लगे, लेकिन उसका शादी करने का कोई मन नहीं था। दोस्तों, इस तरह की कहानियों के बारे में आप क्या कहोगे। और अब अनुज कुमार अपनी चाल बीसियों से गलत करोगे तो गलत भरोगे। तुम्हारी मंशा गलत थी, अब तुम गलत अंजाम भी भोगोगे। आप लोग क्या कहोगे जरूर बताएं। जय श्री कृष्ण। हर हर।